हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री लेक्चर 17th के बारे में। और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और बंगाल और मैसूर के जो प्रमुख युद्ध थे उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक आता है भारत में यूरोपीय कंपनियों के जो व्यापारी कंपनी थी उनके जो आगमन थे, वो आने का जो क्रम था वो था सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, फिर डच, फिर आए अंग्रेज जो डेनमार्क के थे, फिर आए फ्रांसीसी। यानी कि फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए, सबसे पहले आई पुर्तगाल, दूसरे नंबर पर डच और तीसरे नंबर पर आए थे अंग्रेज। तो देखिए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। और कहाँ पर आया था वास्को डी गामा भारत में? ये पश्चिमी तट, भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर एक बंदरगाह है कालीकट बंदरगाह, वहाँ पर पहुँचा था। और वास्को डी गामा का जो स्वागत था वो किसने किया था? कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था 1498 ईस्वी में, और ये पुर्तगाली था। नेक्स्ट देखिए 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया तथा 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क वायसराय बनकर आया। देखिए वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क कब आया? 1509 ईस्वी में। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये पुर्तगाली वायसराय था, ये कब आया? 1505 ईस्वी में। और दोनों ही ये पुर्तगाली थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और अल्फांसो द अल्बुकर्क। आगे आता है अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराया और गोवा जीत लिया। और गोवा को पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना से मुक्ति ऑपरेशन के तहत इसे आज़ाद कराया जाता है। यानी कि गोवा किसने जीता था? तो गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर अल्बुकर्क ने गोवा जीता था। और गोवा लगभग पुर्तगालियों का 450 साल तक गुलाम रहता है। और फिर भारतीय सेना 19 दिसंबर 1961 को इसे आज़ाद कराती है ऑपरेशन विजय के तहत। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में लगाई थी। कहाँ पर लगाई थी पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या जो फैक्ट्री है वो कोचीन के अंदर। और भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कर्नेलियस हाउंटमैन था। पहला डच व्यक्ति कौन था जो भारत में पहुंचा था? वो था कर्नेलियस हाउंटमैन। अब आगे आता है कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो है वो 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ हुए बेदरा युद्ध में हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि बेदरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? डचों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। बेदरा युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में किसकी हार हुई? डचों की। और इसका परिणाम क्या हुआ बेदरा युद्ध का? कि डचों का इस युद्ध में पूरी तरीके से पतन हो गया था 1759 के बेदरा युद्ध में। आगे आता है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1498 में, वास्को डी गामा जो आया था कालीकट बंदरगाह पर। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1680 ईस्वी में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1602 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया आई थी 1604 ईस्वी के अंदर। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1498 में। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1608 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1602 में। यहाँ पर 1608 आएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1608 में।
और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1664 में। अब आगे देखिए कि 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे तथा पहला गवर्नर टॉम स्मिथ था। पहला गवर्नर कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का? टॉम स्मिथ। आगे आता है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ये मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था 1609 ईस्वी के अंदर। और जो जेम्स प्रथम के राजदूत थे, जो ये कैप्टन हॉकिंस था, ये किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का। और ये 1609 ईस्वी के अंदर जहांगीर के दरबार में आने वाला, मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। आगे आता है कि 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रॉक अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। यानी कि सर टॉमस रॉक कब आया था? 1615 में। और सर टॉमस रॉक किसका राजदूत था? ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। और ये मुगल सम्राट जहांगीर या सलीम के दरबार में 1615 ईस्वी के अंदर आया था। देखिए सलीम का जो कार्यकाल है वो अकबर के बाद आता है, यानी कि अकबर का 1605 में डेथ हो जाती है, तो 1605 से लेकर 1627 तक ये सलीम का कार्यकाल है। तो इस कार्यकाल में जो आए थे, यानी कि 1609 हो गया, 1615 हो गया, ये दोनों ही हैं, ये किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। अब आगे आता है कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर लगाई गई थी? तो अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक जो कोठी है वो सूरत में 1608 ईस्वी में लगाई। यानी कि किसके कार्यकाल में लगाई? जहांगीर के कार्यकाल में। मुगल सम्राट जहांगीर के कार्यकाल में सूरत में अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी लगाई। कैप्टन हॉकिंस पहला व्यक्ति था अंग्रेज। नेक्स्ट देखिए कि 1611 ईस्वी में अंग्रेज जो दक्षिण पूर्वी समुद्र पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। अब ये तो थी कि अंग्रेजों ने सूरत में कोठी लगाई थी 1608 ईस्वी में, और 1611 ईस्वी के अंदर इन्होंने पहली जो दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर जो कोठी लगाई थी वो मसूलीपट्टनम में लगाई थी 1611 ईस्वी में। अब आगे आता है भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम कोठी, जो फ्रांसीसी थे उन्होंने प्रथम कोठी कहाँ पर लगाई थी? सूरत में। कब? 1668 ईस्वी के अंदर। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे, तो इन्होंने 1668 ईस्वी में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? फ्रैंको कैरो ने। और पांडिचेरी की स्थापना किसने की? फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 के अंदर पांडिचेरी की स्थापना की। अब आता है बंगाल के जो प्रमुख युद्ध हैं उनको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में पूरी तरह मुक्त हो गया और 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद बनाई गई। ठीक है, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसका नेतृत्व आया था बंगाल पर? तो मुर्शिद कुली खान का नेतृत्व आ गया था। और जो 1704 के अंदर बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद बनाई गई थी। आगे आता है 1776 ईस्वी में मुर्शिद खान की मृत्यु के बाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। मुर्शिद खान जो कुली खान था उसकी मृत्यु के बाद कौन नवाब बना बंगाल का? शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बना। आगे देखिए पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था और ये युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के सेना के मध्य हुआ था। और अंग्रेजों में इस सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। यानी कि युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, पलासी का युद्ध 1757 में। अब आगे आता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में
जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध नवाब सिराजुद्दौला तथा मीर कासिम ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। और बक्सर के युद्ध में किसकी जीत हुई? अंग्रेजों की। यानी कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। और बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सिराजुद्दौला तथा मीर कासिम की सेना एक तरफ थी और अंग्रेजों की सेना दूसरी तरफ थी। अब आगे आते हैं मैसूर के युद्ध। तो हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और हैदर अली ने अपनी सेना को पाश्चात्य सेना प्रशिक्षण दिया था। पाश्चात्य सेना प्रशिक्षण किसने दिया था? हैदर अली ने। और अंग्रेजों को प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध में पराजित किया। अंग्रेजों को पहला जो आंग्ला मैसूर युद्ध है उसमें अंग्रेज पराजित हो गए थे। और पहला आंग्ला मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था हैदर अली के नेतृत्व में। फिर आता है द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टिप्पू सुल्तान ने यह सब कार्यभार संभाला और टिप्पू सुल्तान फ्रांस के जैकोबिन क्लब के सदस्य भी बने थे। ये क्वेश्चन आता है कि टिप्पू सुल्तान किस क्लब के सदस्य बने? तो फ्रांस के जैकोबिन क्लब के सदस्य बने थे और उन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था टिप्पू सुल्तान ने। फिर आगे आता है टिप्पू ने फ्रांसीसी पद्धति पर एक मजबूत सेना बनाई। और तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध के अंदर अंग्रेज जो थे और निजाम और मराठाओं ने मिलकर टिप्पू को हराया। यानी कि अंग्रेज, निजाम और मराठा ये तीनों मिल गए थे। अंग्रेजों के जो नेतृत्व कर रहा था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था और इन्होंने तीसरे आंग्ला मैसूर युद्ध में निजाम और मराठाओं की मदद लेकर टिप्पू को इस युद्ध में हरा दिया था। और इस युद्ध में हार की वजह से टिप्पू को फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध के बाद। कब? 1792 ईस्वी के अंदर की गई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। फिर आगे आता है चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। तो इसके अंदर लॉर्ड वेलेस्ली ने टिप्पू की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया था। यानी कि चौथा जो आंग्ला मैसूर युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 1799 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था और इसका नेतृत्व लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था अंग्रेजों की तरफ से। और इसमें टिप्पू की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में मैसूर राज्य पर कब्जा कर लेता है लॉर्ड वेलेस्ली। यानी कि अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है मैसूर पर। तो गाइज यहाँ पर अपनी वीडियो पूरी होती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स को डिटेल में करवाया गया है। प्लेलिस्ट को एक बार जाकर चेक जरूर कीजिएगा।